हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं आकाश कुमार बढ़ाना आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे आपको पता है मेरे प्यारे बच्चों, बेसिकली हमारी आपका जो है 11वीं क्लास है। हम ज्योग्राफी देख रहे हैं, फिजिकल ज्योग्राफी। तो कल हम इसमें बात करते हैं भू आकृतियों का विकास। तो सबसे पहले जो आपका हिमनद से बनी भू आकृतियां हैं उनको हमने देखा था। इससे जो हिमनद है, हिमनद से बनी जो हमारी भू आकृति है उनको हमने देखा। और सबसे पहले हमने देखा कि हिमनद से बहती है तो कुछ आपका अपर्दित है, कुछ आपका निक्षेपित होती है। ठीक है, तो उन्हीं में हम लोग आपका बात कर रहे थे देख देख कर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें देखा कि अपर्दित जो आकृति है वो सर्क है। और सर्क को आप जानते हैं कि सर्क बनता कैसे है। कि सर्क हिमनद घाटी के शीर्ष पर पाया जाता है और एकत्र हिमालय पर्वत क्षेत्र में नीचे हुए सर्क को काट देती है। यानी कोई चोटी है, उसको नीचे से काट दे तो वो जो बचता है वो सर्क बच जाता है। तो ये गहरा गड्ढा नुमा हो सकता है। कैसे बताऊं मैं, ऐसा हो सकता है। क्लियर है। और चौड़ा गर्त सर्क गहरे चौड़े गर्त हैं जिनका तीव्र ढाल वाले किनारे सीधे अवतल होते हैं। और देखिए ये क्या होगा, यहाँ जो किनारे होंगे ये सीधे गर्त वाले खड़े हो जाते हैं। और सर्क के बाद क्या बनते हैं तो आपको पता नहीं, सर्क के बाद हॉर्न या गिरिसिंग बनते हैं। ठीक, अब अपर्दित हो गया। अब कोने जो चोंच बनी है उसके बगल में, उन सबको हमने कह दिया सिंह। ठीक, और इसके बाद हमने क्या देखा था, हिमनीकृत घाटियां। अब जहां से बड़े बड़े हिमखंड बहेंगे वो अपने साथ उस क्षेत्र को अपर्दित और करते हुए काटते हुए ले जाते हैं। तो जिस प्रकार नदी अपनी युवावस्था में होती है वी आकार की घाटी बनाती है, उसी प्रकार से जो आपका हिमनद है, कौन है हिमनद, की क्या करता है, यू आकार की घाटी बनाता है। क्या करता है, यू आकार की घाटी बनाता है। क्लियर है। तो हम यू आकार की घाटी को हम इसको देखते हैं। तो निक्षेपित स्थल जो रूप हैं उनको हम देख रहे हैं। क्या स्थल रूप हैं, किस प्रकार के हैं, कैसे कैसे हैं, इन सब पर हम लोगों ने देखने का जानने का प्रयास किया। उसके बाद हिम जलोढ़ क्या होते हैं, तो हिमानी के मिट्टी के साथ मिलकर कुछ अवशेष बन जाते हैं, हम उनको कहते हैं टिटाइल। तो क्या कहते हैं, हिम जलोढ़ अवसाद जो होते हैं, यानी कि बर्फ यहाँ रही है, उसके कुछ अवसाद में मिट्टी गारे जैसी अजीब सी हो जाती है, तो उसको हम बोलते हैं टिटाइल। तो वैसे टिटाइल है क्या, लैंड फोम और जो आपका बर्फ फोम दोनों का मिक्सर होकर बनती है, उसको कहते हैं टिटाइल। ठीक है, और ये भाग में पाए जाते हैं अचंद्राकार नाली रूप, इस रूप में भी आपके हो सकते हैं। क्लियर है, तो हमने ये देख लिया। और ऐसे ही है एस्कर। अब हम बात करेंगे एस्कर वगैरह की। तो अभी जो हम आपका देख रहे थे, तो हमने इन पर इस पर देखने का जानने का प्रयास किया कि भाई आखिर में हो कैसा रहा है। तो हमने इन सारे रूपों को देख लिया, जो अपर्दित है उनको भी और जो आपका निक्षेपित है उनको, दोनों आकृति को देखने का प्रयास। क्लियर है, देखिए एक बार आगे बढ़े। तो निक्षेपित और अपर्दित जो भी लैंड फॉर्म है वो हमने देख लिए कि आखिर में लैंड फॉर्म बने कैसे हैं। तो मेन है अपर्दन से, जब कोई चीज बह रही है अपने साथ कंकड़ पत्थर बालू ये सब लेके जा रही है तो वो कुछ ना कुछ कटाव छटाव करेगी। और वो ही कटाव छटाव क्या करता है, इसका मेन कारण बनता है इन सब चीजों को काटने के लिए, इन सब चीजों को हटाने के लिए। तो ये हमें एक एक करके इन पर देखना है, गौर करना है। हो चुका है इतना, आगे बढ़ जाए। ठीक है, अब इसका आगे बढ़ रहे हैं और निक्षेपित आकृतियों को हम देख रहे हैं एस्कर। ग्रीष्म ऋतु में हिमनद के पिघलने से जल हिमलता के ऊपर प्रवाहित होता है और किनारे से रिश्ता हुआ बर्फ के छिद्रों में नीचे प्रवाहित होता है। अब क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु में हिमनद जो बर्फ है वो आपका पिघलता है और तल के ऊपर प्रभावित होता है। जो तल है, स्थल है, उसके ऊपर बहता है। भाई वही तो बहेगा। और जब बहेगा तो थोड़ा सा रिसाव होता है किनारों में। अब किनारों में रिसाव होगा तो कहाँ बढ़ेगा, वो अंदर की तरफ जाएगा। ठीक, नीचे। तो जल हिमनद के नीचे एकत्र हो जाएगा, जहां बर्फ के पहाड़ है उसके नीचे। मान लीजिए ये आपका लैंड है और यहाँ बर्फ जम गया। बर्फ पिघलेगा तो कहाँ इकट्ठा होगा, इस जगह पर, ये नीचे इकट्ठा हो जाएगा। ऐसी नदी नदी घाटी के ऊपर बर्फ के किनारे वाले तल प्रभावित होते हैं। जलधारा अपने साथ बड़े गोला में चटपट्टी के टुकड़े, छोटे चट्टानी मलबे बहाकर लाती हैं। हिमनद बर्फ की घाटी में जमा हो जाते हैं और ये बर्फ पिघलने के बाद वक्राकार काट के रूप में मिलते हैं।
जिन्हें हम एस्कर कहते हैं। ठीक है, कहते हैं एस्कर। तो जलधारा अपने साथ बड़े गोलाकार चट्टाने टुकड़े, छोटे मलबे ये बहा कर ले आती। तो ये सारी चीजें बहती हैं, जब वो नीचे होती हैं तो बहती हैं, तो हिमनद नीचे बर्फ में घाटी में जमा हो जाती हैं और क्या होती है, जो हिमनद है उसकी बर्फ की नीचे घाटी में रुक जाएंगी और पिघलने के बाद सब वक्राकार कटक एक रूप में साफ बह जाते हैं। ठीक है, हिमानी धोत मैदान। तो हिमानी धोत जो मैदान है वो क्या होते हैं, देखिए, हिमानी गिरिपात के मैदान अथवा महाद्वीपी हिमनद दूसरे जलोढ़ निक्षेप से चीका मिट्टी और मृत्तिका के विस्तार पर समजलोढ़ शामिल है। हिमानी धोत मैदान निर्मित होते हैं। ये कैसे है, जो हिमानी धोत मैदान है ये आपके डेवलप होते हैं। टर्मलिन, अब आपको टर्मलिन देख रहे हैं। टर्मलिन हिमनद मृत्तिका के अंडाकार समतल कटकनुमा स्थल रूप है। तो कैसे हैं, हिमनद के काटने से बने हैं। मृत्तिका यानी कि मिट्टी के जो गोल गोल से बन जाते हैं, अंडाकार समतल कटनुमा है जिसमें रेत और बजरी के ढेर होते हैं। ड्रमलिन लंबे और भाग हिमनद में प्रवाह दिशा में समांतर है और 1 किलोमीटर लंबे 30 मीटर तक ऊंचे ड्रमलिन का हिमनद मुख स्टॉस कहलाता है। उच्छिद यानी टिटाइल भागों की अपेक्ष वहां तीखा ढाल होता है। ड्रमलिन का निर्माण हिमनद के दर्रे में चट्टानी मलबे के और उसके बर्फ के ऊपर नीचे होता है। इसका अग्रभाग स्टॉक भाग प्रवाहित हिमखंड के कारण तीव्र हो जाता है। ठीक, और डमलिन हिमनद की दिशा में प्रवाहित होता हुआ बताते हैं। कैसा है, उसी दिशा में बहता हुआ हमको दिखाई भी देता है। क्लियर है, चलिए देख लिया। तो सबसे पहले आप एक बार नजर दौड़ाइए और कुछ पूछना है यहाँ तक आप पूछ लीजिए। ये सारी वही आकृति और स्थिति है जो आपका हिमनद के द्वारा होती है। अब कहीं से बड़े बड़े खंड छोटे छोटे हिमानी के टुकड़े बह रहे हैं, वो अपने आप में पत्थर और पहाड़ जैसे। आप जानते हैं जो बर्फ है, जमी हुई बर्फ, ठीक है, वो बहुत हार्ड होती है। देखिए, अगर हम आपका फ्रीज से निकालते हैं वो भी टूटने में समय लेती है। अब सोचिए जिसपे बहुत लंबे समय से आपका प्रेशर भी है और लो टेम्परेचर भी है और कंटिन्यूस बर्फ पड़ रही है, तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती, थिकनेस ज्यादा आपको मिलेगी। क्लियर है, क्लियर है, ये सारी चीजें आप। ठीक, तो यहाँ तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी बच्चे का, किसी प्रकार को डाउट कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछिए मेरे प्यारे बच्चों। देख लिया, अब आगे बढ़ो। तरंग व धाराएं, जो तरंग है और जो धाराएं हैं। तटीय प्रक्रिया सर्वाधिक क्रियाशील है। कहते हैं कोस्टल एरिया की जो है वो सबसे एक्टिव है, इसी कारण अत्यधिक विनाशकारी भी है। क्या आप सोच सकते हैं कि तटीय प्रक्रिया और उसमें निर्मित स्थलों को जानना अंतिम महत्वपूर्ण है। तट में कुछ परिवर्तन बहुत शीघ्रता से होते हैं और एक स्थान पर एक मौसम में अपर्दन और दूसरे मौसम में निक्षेपण हो सकता है। सोचिए कोई कोस्टल एरिया है तो एक मौसम में तो उस क्षेत्र का अपर्दन हो जाए और सोचिए एक मौसम में उसमें निक्षेपण हो जाए, और ये प्रक्रिया बहुत जल्दी भी हो सकती है। तो एक ही कोई कोस्टल एरिया है, मान लीजिए ये वाला क्षेत्र है, तो यहाँ पर आपका निक्षेपण यानी डिपोजिशनल भी हो सकता है और अपर्दन भी हो सकता है, वेदरिंग भी हो सकती है। तटों के किनारों पर अत्यधिक परिवर्तन तरंग संपन्न होते हैं और जब तरंग अवनमन होता है तो जल की तट अत्यधिक दबाव डालता है। इसके साथ ही सागरीय तल पर छिछले और भी दोलन होते हैं। तरंग के स्थायी अवनमन वहां प्रवाही तटों को अभूतपूर्व प्रभाव पड़ता है। सामान्य तरंग अवनमन की अपेक्षा सुनामी लहरें कम समय में अधिक परिवर्तन लाती है। तरंग परिवर्तन आवर्ती होने से उनके अवनमन में उत्पन्न प्रभाव गहनता से परिवर्तित हो जाता है। कैसा होता है, उन सब चीजों में जो भी हैं उनके गहनता से परिवर्तन होता है। तो कोस्टल में काफी चेंज इफेक्ट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। क्लियर है, देख लिया, चलिए आगे बढ़े।
तरंग के कार्य और अतिरिक्त, अब वेव्स है, देखिए अगर कोस्टल एरिया है तो वेव्स सी जो आती है समुद्र में वही इसको क्या करेंगे, इरोशन करेंगे, अपरदन करेंगे और वही इस पर निक्षेपण करेंगे। तो तरंग के कार्य अतिरिक्त तटीय स्थल रूप में अन्य कारणों पर भी आप निर्भर करते हैं। स्थल व समुद्र तल की बनावट, समुद्र रेखा उन्मूलन या जल तट समुद्री जाल स्तर को स्थिर या स्थायी बनाते हुए तटीय तलों के विकास को समझने के लिए तटों को दो भागों में वर्गीकृत किया है। ऊंचे आपके चट्टानी तट और दूसरे निम्न समतल और मंद ढाल अपसादी चट्टान। तो एक कैसे हैं जो आपका स्थल व समतल की बनावट वाले हैं, दूसरे समुद्री मुख उन्मूलक वाले हैं और स्थिर और स्थायी मानते हैं, विकासशील हैं, ऊंचे चट्टानी और समतल वाले हैं और अपसादी जो भाग हैं वो अपसादी भाग वाले भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। क्लियर है? चलिए देख लिया। ऊंची चट्टाने तट, ऊंची चट्टानों तटों के सहारे तटीय रेखा अनियमित होती है। कह रहे जो ऊंचे चट्टाने आपके तट होते हैं वहां पर जो तट रेखाएं अनियमित है। आप देखिए जहां पर कटा फटा तट होता है, अब देखिए आप तट को देखिए तो यहाँ पर ये इस तरीके से कुछ ऐसे, ये इस रूप में या ऐसे कुछ कटे फटे हो सकते हैं, इस तरीके से ये कुछ कटे फटे होते हैं। क्लियर है? तो ऐसा भी आपको दिखाई देगा। तो ऊंचे चट्टाने तटों के सहारे तटरेखा अनियमित होती है। नदी जलमग्न प्रतीत होता है कि नदी का जल वहां तक है। तटरेखा का अत्यधिक अवनमन होने से किनारे स्थल भाग जलमग्न हो जाते हैं। अगर उसके अंदर डूब जाता है किनारा तो उसमें जल भर जाता है और वहां आपका फ्योर्ड तट बनता है। तो फ्योर्ड तट क्या है आपको पता होगा, तट रेखा का अत्यधिक अवनमन यानी एक्सपेंशन, किनारे स्थल जलमग्न हो जाता है, उसे फ्योर्ड कहते हैं। यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं अगर कोई आपका किनारा है, कोई तट है, अगर वो समुद्र में डूबा उसको फ्योर्ड कहते हैं। फिर तो पहाड़ी भाग सीधे जल में डूबते हैं। जो पहाड़ का हिस्सा है, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई आपका पर्वत है, वो सीधा अगर आपके जल में डूबा तो फियट है। समुद्रीय किनारों पर प्रारंभिक निक्षेपण रूप नहीं होते, जल्दी से नहीं होते। अपर्दित स्थलों में बहुतायता होती है, यानी कि अपर्दन ज्यादा है, डिपोजिशनल कम होता है। ऐसे ऊंची चट्टानों के सहारे वह तरंग अवनमित होकर धरातल पर अत्यधिक बल के साथ प्रहार करती है। अब जो लैंड है, अगर आएगी चट्टान तो उस पर वो बहुत ज्यादा, आप देखते होंगे, फोर्स करती है। जो किनारे हैं फोर्स करती है, पानी ऊपर उछलता है, जिसे पहाड़ी का पार्श्व भिंगरू चुल्फ के आकार के तरंग में स्थायी ग्रह में भ्रूंग पीछे हटते हैं। समुद्री भ्रूंग समुद्री तरंग को संघर्षित चबूतरे बन जाते हैं। धीरे धीरे सागरीय किनारों की अनियमितताओं के कारण कम कर देती है। बहुत सारे क्या होते हैं, सागर की चीजों में अनियमितताएं होती हैं और जो उसको कम कर देती है। क्लियर है? तो ऐसे भी हमको देखने के लिए ये सारी चीजें मिल जाती। क्लियर है? ध्यान रहेगा आपको। तो थोड़ा सा आप इस पर नजर दौड़ाएंगे तो हम आपको देखेंगे क्या क्या चीजें हैं, किस प्रकार के हैं। देख लिया आप लोगों ने? तो इस तरीके से कोस्टल एरिया में ये प्रॉब्लम हमको आम रूप में देखने के लिए मिलती है। क्लियर है? तो कोस्टल एरिया में जब भी समुद्र की वेव्स आएंगी तो उनका अपरदन कैसा होगा, तीव्र होगा। अब बहुत सी जगह कोस्टल खड़े होते हैं, तटीय अपरदन खड़े होते हैं, तो वहां पर आपका निक्षेपण नहीं होगा, लेकिन अगर काट देंगे अपर्दित रूप बहुत ज्यादा मात्रा में मिलेगा। क्लियर है? तो डिपोजिशनल थोड़ा सा कम हमको देखने के लिए मिलता है। क्लियर है? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी किसी प्रकार का? चलिए आगे बढ़ेंगे। समुद्री भाग से गिरने वाली चट्टानी मलबा धीरे धीरे टुकड़ों में टूट जाता है। अब आप वहां पानी का बार बार टक्कर लग रही है तो जो भी चट्टानी टुकड़े हैं वो टूटते हैं धीरे धीरे और टूटकर गिर जाता है। लहरों के साथ संघर्ष होता है और किनारे दूर निक्षेपित हो जाते हैं। शादी के भृंगु के विकास के नवृत बाद में तल की कुछ रेखा सम चिकनी हो जाती है
और कुछ अतिरिक्त मलबे किनारे से दूर जमा तरंग के घर्षित होकर वेदिकाओं के तरंग के निर्मित वेदिकाओं को देख सकती है। अब जो टूट गया उसी को समृद्ध आपका चिकना कर देगी, उसको तोड़ा के अपने साथ कहीं बाहर ले जा लेगी। जैसे तटों का अपरदन आरंभ होता है, यानी कि तट टूटने शुरू होते हैं, वालचली प्रवाह यानी कि लॉन्ग शॉर्ट्स आपके करण तरंगे अपर्दित पदार्थ को समुद्री किनारे पर यानी कि पुलिन बीच बेसिस और रोदिखाओं के रूप में निक्षेपित करती है। जो जहां पर बीज होते हैं, जैसे कांटा है जहां पर उसका मुकाबला दिखाई देगा तो वहां उनको जमा देती है। और रोदिका जो बैरियर्स है, जलमग्न आकृतियां हैं, जब ये रोदिका जल के ऊपर दिखाई देती हैं तो इनमें रोध यानी कि बैरियर्स कहा जाता है। ऐसे रोदिकाओं जिनका भाग खाड़ी के शीर्ष स्थलों के से जुड़ा हुआ होता है उसे हम क्या कहते हैं, शिफ्ट कहते हैं, शिफ्ट कहा जाता है। ठीक। और जब रोदिका और शिफ्ट किसी खाड़ी के मुख पर निर्मित होकर मार्ग को अवरुद्ध कर देती हैं तब उन्हें हम लैगून कहते हैं। अब आप देखिए तट अंदर गया, ठीक, और यहाँ पर एक बैरियर बन गया तो यहाँ लैगून बन जाती है। एग्जाम्पल है चिल्का झील, उड़ीसा की चिल्का झील अब कैसी बनी है, इसी एग्जाम्पल से बनी है। रोदिका और शिफ्ट की खड़ी होने के कारण ही क्या हुआ है, उड़ीसा की चिल्का झील बनी है। कालांतर यानी समय के साथ लैगून से बहकर तलछट से भर जाता है। अब मान लीजिए यहां ये झील बनी, पानी अंदर आया, फिर इसमें भर गया, पानी बाहर गया, झील खाली हो गई। तो इनमें पानी भी आपका समुद्र के माध्यम से आता है और तटीय मैदानों की रचना होती है। और ऐसे ही आपके धीरे धीरे कोस्टल प्लेन जो है आपका बनते हैं। अब कोस्टल प्लेन कैसा बनेंगे, मान लीजिए आपका तट है, अगर यहां तक पानी आ रहा है समुद्र का तो इनको काट छटाई करेगा और यहाँ कर पीछे आपका प्लेन समतल सा कर देगा। ठीक। तो यहाँ क्या होता है आपका, ये एक्सपेंशन हो जाता है उनका, और यहाँ क्या होता है, ये नीचे आपका सारा समुद्र होता है। ये कुछ जब अंदर तक गया तो वहां भी कटाव छटाव कर देता है और वहां भी प्लेन का आपका जमाव करता है, क्योंकि डिपोजिशन तो वो भी लेकर चलता है। क्लियर है। और जहां भी बीच वगैरह होते हैं उन बीच वगैरह पर उनको वो डिपोजिशन को सेडिमेंट्स को जमाता है। क्लियर है। इसी प्रक्रिया प्रोसेस से ये सारी चीजें निर्मित हो गया। आगे बढ़ जाए। अब बात कर रहे हैं निम्न अपसादी तट। निचले अपसादी तट के सहारे नदियां मैदानी तट एवं डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई को बढ़ा देती है। अब जो आपके लोअर सेडिमेंट्स हैं जहां पर जमाए हैं, नदियां आती हैं अपने साथ आउटफ्लो करती हैं और अपना डेल्टा बनाकर अपनी लंबाई को बढ़ा लेती हैं। अब जैसी जल वितरिकाएं फैलती हैं, जब एक पहले तो एक सिंपल वे में बह रही होती है, लेकिन वो अलग अलग मुख बना देती हैं, तो अलग अलग मुख बनाने से उनका एक्सपेंशन हो जाता है, उनसे फैल जाती है। कहीं कहीं लैगून और ज्वारीय खाड़ी सक्रिय रूप में जल भराव के अतिरिक्त तट रेखा में समय चिकनी होती हैं। भाई कहीं पर आपका लैगून है, खारा पानी मिल गया, सक्रिय खाड़ी नहीं बना पाई, जल भराव हो गया, तो ऐसी कंडीशन मिल जाती है। सागरोन्मुख स्थल पर ढाल मंद होता है। जब वो सागर में गिरने वाली होती है नदी तो क्या होता है, उसका ढाल जो होता है मंद होता है। ढाल होता ही नहीं, बहुत हल्का होता है, क्योंकि बस इतना होता है कि अंदर जा रही होती है। इन तटों पर निक्षेपित स्थल आकृतियां बहुतायत में होती है। और जब समुद्र पंख और दलदल पाया जाता है, क्योंकि बारीक गाद जैसी होती है उसको पंख कहते हैं, तो जब ये निक्षेपित करती हैं तो वहां पर दलदल और बहुत सारी अलग अलग आकृति, कहीं डेल्टा के आकार का, कहीं पंछी के आकार का, कहीं किसी आकार का, अलग अलग रूप में डेल्टा बना हुआ दिखाई देता है। जब मंद ढाल वाले अपसादी तटों पर तरंग अवनमित होती है, बहती है, तो तल के अपसाद भी दोलित होते हैं, यानी कि दोलित होते हैं, इधर उधर होते हैं। इसके परिवहन और अवरोधिकाएं लैगून और शिफ्ट का निर्माण करते हैं। कैसे, शिफ्ट का, और शिफ्ट अभी पीछे पड़ चुके हैं। ठीक। लैगून कालांतर में दलदल में परिवर्तन हो जाता है, बाद में तटीय मैदान बनते हैं। निक्षेपित स्थल आकृति बनी का अपसादी पदार्थ स्थायी और लगातार आपूर्ति पर निर्भर करता है। अपसादों के अतिरिक्त तूफान और सुनामी लहरें अभूतपूर्व परिवर्तन लाती हैं। कैसे करती हैं, अभूतपूर्व। बड़ी नदियां जो अधिक नविद लाती हैं, निचली अपसाद चट्टानों के साथ डेल्टा बनाती हैं। कैसी होती हैं, उनके साथ जुड़कर वो आपका डेल्टा बनाती है। देख लिया। चलिए, हमारे
देश का पश्चिमी तट ऊंचा है, जो वेस्टर्न घाट है ये वाला, और चट्टानी नवरत्न तट है, नवरत्न, और पश्चिमी तट अपरदित आकृति में होता है। तो ज्यादा कटाफटा तट कौन सा है? ये वाला। भारत के पूर्वी तट निचले अवसाद तट है, तो इसके नीचे क्या मिले? अवसादी तट है। इन तटों पर निक्षेपित स्थल आकृतियां पाई जाती। इन तटों की उत्पत्ति व प्रवृत्ति को जानने के लिए आप भारत भौतिक पर्यावरण की पुस्तक पढ़ें। इंडियन फिजिकल एनवायरनमेंट को आप पढ़ोगे तो वहां आपको मिल जाएगा। उच्च चट्टानी और निम्न अवसादी प्लेटों की प्रक्रियाओं में इस स्थलाकृति पर निर्भर अंतर आपको बताना है कि चट्टान आकृति और निम्न अवसाद की आकृति प्रोसेस में किस प्रकार डिफरेंसेस हैं, ये आपको देखना है। चलिए, तो इतना आप लोग देख चुके हैं। अब है कुछ अपरदित स्थल रूप। अभी एक बात करी थी, भृगु, कैलिफ, वेदिकाएं, कदराएं और सेट्स। कदरा गुफा को तो आप पढ़ चुके हैं। ऐसे तट जहां आपर्दन मुख्य प्रक्रिया है और वह प्राय दो प्रमुख हैं, इससे तरंग घसित भृगु और वेदिकाएं पाई जाती हैं। लगभग सभी समुद्री विभाग की ढाल तीव्र होती है, जो कुछ मीटर से लेकर 30 मीटर या उससे अधिक हो सकती है। ऐसी कुछ मीटर या 30 मीटर से जो अधिक है वो। इनकी तलहटी पर एकदम मन ढाल या समतल प्लेटफॉर्म होता है, जो समुद्री भृंगु से प्राप्त पहले शैल मलबे से ढका होता है। कैसे होते हैं? ये जो आपका समुद्री शैल मलबे हैं, इनसे ढके होते हैं। ये प्लेटफॉर्म औसत ऊंचाई से अधिक ऊंचे पर मिलते हैं। कैसे मिलते हैं? ऊंचे मिलते हैं। इन्हें तरंगे घर्षित वेदिकाएं कहती हैं। कह रहे हैं कि जो समुद्री भृंगु से प्राप्त शैल मलबे से ढके होते हैं, अगर प्लेटफॉर्म का मतलब है तट जो होता है, तट पर औसत ऊंचाई से अधिक पर मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? घर्षित वेदिकाएं कहते हैं। भृंगु की कठोर चट्टानें विरुद्ध महातरंग की कटाई करती हैं, भृंगु के आधार पर रिक्त स्थान बनाती हैं, गहराई तक खोखला कर देती हैं और समुद्री कदराएं बनती हैं, अंदर गुफा सी हो जाती हैं और इनको खोखला कर देती हैं और समुद्री कदराएं बनती हैं, छत ध्वस्त हो जाती है। ये सब भृंगु के विवर्तन की चट्टान है। अवशेष अलग थलग छूटी हुई हमको मिलती है, ठीक। और समुद्री स्टैक कहते हैं। अन्य स्थलाकृति स्टैक के अस्थायी हैं और अपरदन और समुद्री पहाड़ भृंगु की भांति ही धीरे धीरे समुद्री मैदान में परिवर्तित हो जाती हैं और स्थल प्रवाही जलोढ़ में अनाच्छादन, रेत, सिल्ट, ये पुलिन, ये सब चीजें हमको देखने के लिए मिलती है। तो काफी कुछ आपका डिपोजिशनल चीजें हमको यहाँ पर लोअर में हमको देखने को मिली। क्लियर है? इनको देखिए थोड़ा सा। चलिए, तो हम निक्षेपित स्थलाकृतियों को हम लोग कल देखेंगे। पुलिंग वगैरह थोड़ा सा बचा है, वैसे चैप्टर ऑलमोस्ट समाप्त ही है, क्योंकि एक दो पेज बचे हैं और इन पेज को हम लोग कल अच्छे से कर लेंगे। कुछ इमेज भी हैं जो मैं कल लेके आऊंगा और आपको दिखाऊंगा। क्लियर है? तो पीछे एक बार रिवीजन करिए जितना आपने पीछे पढ़ा है, स्केमर, डाउमिंग, ये सिंक वगैरह जो आपका देख रहे थे कि सर कैसे बनता है, हिमानी घाटें कैसे होती हैं। देखिए, ये ऐसा होता है और शक को इस तरीके से कहा जाता है। ये जो ऐसा रूप है, ढाल एकदम क्लियर है। हिमनोत्जलोढ़ मैदान आपको मिलेंगे, पूरा खंड हट गया, ठीक है। अब ये एस्कर ऐसे बने तो यहाँ भी बन सकते हैं, क्लियर है। और यहाँ भी एस्कर हिमानी जो मैदान है, तो हर तरीके से ऐसा नहीं है कि नहीं मिल सकते। वो उनके इंतजार में विकास है। चलिए देख लिए बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई को अच्छे से करते रहिए। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।